दिसंबर 2023 में ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। इसका मतलब बहुत पुराने जमाने से ये होता आ रहा है। और गठबंधन के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 4 सीट, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको, लेकिन 3 सीट वैसे भी उन्होंने दे दिया। लेकिन इससे बदनामी तो मानना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा हुई है। और मुझे ऐसा लगता है 2-3 सीट पर जरूर इसका असर पड़ेगा, उसके इसमें कोई शक नहीं है। जनता दल एज पर ही शायद एकमात्र वो जीत जाए थे, उनके लीडर जो जीत जाए थे, बाकी जो 3 सीट उनको अलॉट किए वो हार जाएंगे, इसमें मुझे ऐसा लगा। मैं कर्नाटक में रहा हूँ, 1 साल रहा हूँ बेंगलोर में, 2090 में। हाँ, तो मैं बहुत सारे कम्युनिटीज को वगैरह जानता हूँ, अच्छा घुमा हुआ कर्नाटक में। इस बार तो फिर भी मुझे लग रहा है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीट ठीक कम आएगी पिछले बार से। नहीं तो मोदी साहब, क्योंकि ये थोड़ा नेशनलिस्टिक फीलिंग उनमें ज्यादा होता है, जो कनाडिगा लोग पे है, ये हमें मानना पड़ेगा। और स्टेट असेंबली में उनको अपना लोकल इश्यूज और लोकल प्राइड पर कुछ ज्यादा भरोसा होता है, ये भी मैं आपको कहता हूं। आप देखेंगे फौज में जितने भी जनरल्स वगैरह जो फील्ड मार्शल वगैरह होंगे तो थे, वो कर्नाटक के ही है। सबसे नामी जिसमें फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी है, कुर्ग के, वो बेल्टी उनको वॉरियर कम्युनिटी कहते हैं जी। बिल्कुल। तो 1998 में मैं भी टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक था बेंगलोर में, और मैं कुछ महीने रहा वहां पर और घुमा फिरा कर्नाटक। मैंने देखा था कि जो कोस्टल रीजन है कर्नाटक का, जो इनफैक्ट बेंगलोर इलाके के अलावा जो रीजन डेवलप्ड है, वहीं पे भाजपा जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि जो हिंटरलैंड है, वो इलाका जो है, जो महाराष्ट्र से आया या नॉर्दर्न कर्नाटक, जो कि काफी पुअर है और जहां पर अल्पसंख्यकों का संख्या काफी है, महाराष्ट्र से आया था और हैदराबाद, ओल्ड हैदराबाद रीजन से आया था, वहां पर भाजपा इतना स्ट्रांग नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है विजयनाथ जी? हाँ, देखिए, आपका कहना एकदम सटीक है और सत्य है। भाजपा को अर्बन पार्टी ही मानी जाती थी, और खास करके उन्हें तो पहले बनिया की ही पार्टी मानी जाती थी, तो पुराने जमाने में। ये तो अभी पिछले 15-20 साल जो हुए हैं, मोदी साहब, आडवाणी साहब जब आए थे, अटल आडवाणी का युग, तब जाके उन्होंने बहुत कोशिश किया रूरल बेल्ट में घुसने की। तो कर्नाटक में जो ऐसा है, रूरल बेल्ट में पूरी तरह से घुसे नहीं, इसीलिए तो असेंबली इलेक्शन हार गए। अर्बन में तो जीत जाते हैं, उसमें तो शक नहीं है। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया और भारत देश का प्राइड इस प्रकार से प्रचार कर रहा है, और अगर पिछले बार से इलेक्शन का जो मतदान है उस कम नहीं होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर सेंट्रल में अगर मोदी साहब नहीं रहते हैं, तो ये पूरा कर्नाटक लोग जो है, जो विदेश तौर में बहुत लोग उनके नौकरी करते हैं, तो उनको इफेक्ट जरूर पड़ता है उनका। जैसे उनका कहना, मेरे बहुत सारे जो मित्र जो कर्नाटक के और बाहर जाते हैं और दूसरे से भी, वो ये बात स्वीकार करते हैं कि उनकी पासपोर्ट की कीमत की वैल्यू बढ़ गई है। पहले जैसा उनको कोई पूछता नहीं था भारतीयों को, अब सम्मान से देखा जाता है। तो इसमें हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि मोदी साहब का निश्चित तौर से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ही। बिल्कुल, हम जानते हैं। अब शिफ्ट करते हैं जो सबसे डिफिकल्ट स्टेट है इंडिया का, लार्ज, यूपी के बाद नंबर 2 स्टेट, जहां से 48 लोकसभा एमपीज चुन के जाते हैं, महाराष्ट्र पर। और मुझे लगता है कि इस चुनाव का 2024 में सबसे, जो इसको समझने का कोई कोशिश करे, तो सबसे डिफिकल्ट महाराष्ट्र स्टेट है। इसका कारण 2019 में भाजपा और शिवसेना, कंबाइंड शिवसेना, एक अलायंस में चुनाव लड़ी, और उसमें से भाजपा करीब 25 सीट लड़ी थी, शिवसेना 23 सीट। भाजपा सीनियर पार्टनर थी, और भाजपा उस 25 में से 23 सीट जीती थी, सिर्फ 2 सीट लूज की थी। और शिवसेना जो है वो करीब 23 में से 18 सीट जीती थी, दोनों मिलाके 41 सीट, मतलब 48 में से 41,
तो एक तरफ कहेंगे स्वीप ही था उनका, है ना। और ये जो है कांग्रेस करीब करीब 19 सीट और ये क्या कहते हैं एनसीपी करीब 4 सीट जीती थी, नहीं सॉरी, कांग्रेस 21 और एनसीपी 22 सीट लड़ी थी, और उसमें से ये करीब 19 और 4 जीती थी, तो करीब 23 सीट दोनों मिलके। तो मेरा ये कहना है कि इस बार जो है भाजपा करीब 28 सीट लड़ रही है और शिवसेना शिंदे फैक्शन करीब 15 सीट और अजित पवार 4 सीट। अब दिक्कत क्या है कि मुझे जो लग रहा है कि भाजपा जो है वो, क्योंकि मोदी जी के कारण और महाराष्ट्र में भी भाजपा एक तरह से कहेंगे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो उस कारण भाजपा अपना शायद स्ट्रेंथ रिटेन करे या लूज भी करे तो थोड़ा सा, बट ये दोनों जो हैं, ये शिंदे शिवसेना और दूसरा जो है ये अजित पवार एनसीपी फैक्शन, ये मुझे समझ नहीं आता। कर्नल साहब, आप महाराष्ट्र में रहे हैं, बंबई में, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि इसका सीट वितरण किधर जाएगा। क्या शिवसेना वाले शिंदे की तरफ जाएंगे या उद्धव ठाकरे की तरफ जाएंगे? और पवार जो है, ये फाइट बारामती सबसे मजेदार फाइट है। बारामती में सुप्रिया सुले लड़ रही हैं जो शरद पवार की बेटी हैं, और अजित पवार की पत्नी उनके अगेंस्ट खड़ी है। पहली बार वो राजनीति में घुसी हैं सुप्रिया सुले, 3 बार वहां से जीत चुकी है। तो इसको जो है आप जरा इस गुत्थी को जरा हमारे दर्शक को भी समझाइए, मुझे भी समझाइए। मैं मेरे जीवन का 25 साल महाराष्ट्र में बिताया हूं। मैं वहीं से पढ़ा हुआ हूं। अच्छा। नासिक से पढ़ा हुआ मैं, मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई, कॉलेज भी हुई है, और फौज के अंदर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग संस्थान है, वहां पर भी मैंने पढ़ाई की है और वहां नौकरी भी की है मैंने 6 वर्ष। तो और मेरा दिलचस्पी पॉलिटिक्स में बहुत पहले से रहा। मेरा इंटरव्यू में भी पॉलिटिक्स के ऊपर ही सवाल था फौज में, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, क्योंकि मैंने हॉबी में ही लिखा था कि पॉलिटिकल एनालिसिस इज माय हॉबी। कोई लिखता नहीं विद्यार्थी, लेकिन मैंने लिखा था, तो मेरा उसी के ऊपर बहुत सारा प्रश्न किया था। देखिए, इस बार का चुनाव एकदम अलग है। भारतीय जनता पार्टी कभी मराठा जो वोट बैंक है उसे तोड़ नहीं पाई, उसमें पैठ नहीं जमा पाई, और वो एक्सक्लूसिव राइट शरद पवार जी का माना जाता था। वो एक्सक्लूसिव राइट शरद पवार जी का माना जाता था, और रूरल बेल्ट में कांग्रेस का बहुत बड़ा दबदबा था, और बीजेपी का दबदबा केवल अर्बन बेल्ट में ही था, इसीलिए उसे कुछ सीटें मिलती थी। अभी शिवसेना जो पार्टी जब से आई है, और उसने शुरू किया था एंटी मराठी, मतलब मराठी, गैर मराठी जो भी बसने वाले थे बम्बई और बड़े बड़े महानगर में, पुणे, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, और पूरे मराठियों को एकत्रित हुआ। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।